शादी को कुछ साल हो चुके हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर घर में किलकारी अभी भी नहीं गूंजी। पास पड़ोस के घर वाले, सास, माँ, ये सब अब कहने लगे हैं, कब आएगा नन्हा मेहमान घर में। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो दंपत्ति सोचते हैं कि अब हमें चलना चाहिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास और अपनी जांचें करा लेना चाहिए। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी व्हाट टू एक्सपेक्ट जब हम पहली बार एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो हमारा जो पहला चेकअप है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह की जांचें बताई जाएंगी और उसमें डॉक्टर एग्जैक्टली क्या हमारे साथ करेगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अ वेल इन्फॉर्म्ड पेशेंट इज़ अ सक्सेसफुल पेशेंट। जब हमें पता रहता है कि क्या होने वाला है तो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में पता होता है कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, हमारा डॉक्टर हमें किस नज़रिए से देख रहा है, और कहीं ना कहीं हम ट्रीटमेंट में ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं और उसके कारण हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पहली बार एक कपल हमारे पास आता है और वो कंसीव करना चाहता है तो मुख्यतः 3 चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास संतानहीनता के लिए आए तो हमेशा एज अ कपल आए। कॉमनली इंडिया में ये रिवाज रहा है कि जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं या जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उसके पास सास ननद बहू को लेके जाते हैं और उनकी जांचें चलती रहती हैं। अब जो है ये पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल चुका है। हम सबको पता है कि 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो मेल पार्टनर की तरफ से होता है। तो ये बिल्कुल एडिक्वेट नहीं है कि महिला अकेले जाए, पहले अपने टेस्ट कराए, उसके बाद जो है वो हस्बैंड पिक्चर में आए। हमेशा द इवैल्यूएशन स्टार्ट्स विद अ कपल। तो हमेशा एज अ कपल आप दोनों को जाना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर या उनके असिस्टेंट आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, जिसमें आपकी माहवारी नियमित है कि नहीं, आपने पहले कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए हैं कि नहीं, पहले कभी कोई मिसकैरेज या इस तरह की स्थिति तो नहीं बनी है, कौन कौन सी दवाइयाँ आप लेते हैं, कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आपके हुए हैं क्या। साथ ही साथ मेल पार्टनर की भी पूरी हिस्ट्री जो है वो इस विजिट में ली जाती है। मेल पार्टनर की हिस्ट्री में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने डॉक्टर से कभी नहीं छुपाना चाहिए। यदि आप टोबैको, अल्कोहल, किसी भी तरह के और नशे के आदी हैं, या फिर आपका जॉब में कहीं केमिकल से, रेडिएशन से एक्सपोजर है, या फिर नाइट शिफ्ट जॉब है, या आप कोई और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर हैं, जैसे कि डिप्रेशन की दवाइयाँ, एंजाइटी की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर, थायराइड, बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्टिलिटी पे असर कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें फ्रैंकली आपको अपने डॉक्टर के साथ शेयर करनी होंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो कपल्स मिस करते हैं या झिझकते हैं बताने में, वो है सेक्सुअल हिस्ट्री। यदि इंटरकोर्स में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो इसे जब तक आप खुलकर डॉक्टर के साथ शेयर नहीं करेंगे, डॉक्टर आपके केस में एक्यूरेट डायग्नोसिस और प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री के बाद डॉक्टर को एक अनुमान लग जाता है कि इनके केस में प्रॉब्लम क्या है, और कुछ प्रोबेबल डायग्नोसिस, जिसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, वो अपने मन में सोच लेते हैं। जो प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकते हैं वो हो सकते हैं ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम। यदि किसी महिला की माहवारी अनियमित है, माहवारी बंद है, तो कहीं ना कहीं उसे ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है फैलोपियन ट्यूब की रुकावट। हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे डॉक्टर को ये शक हो सकता है कि इस महिला की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। तीसरा कारण हो सकता है शुक्राणु की कमी, जिसे कि हम मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहते हैं। चौथा कारण होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी सब कुछ नॉर्मल है परंतु माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई गड़बड़ी है जिस कारण कंसीव नहीं हो पा रहा। इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी जांचें हैं जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। अमूमन हर क्लिनिक का अपना अलग प्रोटोकॉल होता है। यहाँ जो मैं बताऊंगी वो हमारे क्लिनिक का प्रोटोकॉल है। हमारे क्लिनिक में हर महिला का जो संतानहीनता के लिए आती है, हम एक बेसलाइन सोनोग्राफी ज़रूर कराते हैं। ये जो सोनोग्राफी है ये ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होती है। इसे हम TVS कहते हैं, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी ऑफ द पेल्विस। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी के लिए कभी कभी महिलाएं झिझकती हैं, अनकंफर्टेबल होती हैं, पर उनके लिए जानना ज़रूरी है कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी बहुत एक्यूरेटली हमें यूट्रस और ओवरीज की कंडीशन बताता है। फैलोपियन ट्यूब्स अमूमन यदि एनलार्ज नहीं हैं तो सोनोग्राफी में नहीं दिखती हैं, परंतु यूट्रस की प्रॉब्लम्स और ओवरी की प्रॉब्लम्स हमें बहुत अच्छे से हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में डायग्नोस कर सकते हैं। साथ ही साथ महिला के शरीर में हर दिन परिवर्तन होता रहता है। फॉलिकल का बनने का चक्र
इसका रप्चर, ये सारी चीज़ें हम सोनोग्राफी में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो कई बार सोनोग्राफी एक से ज़्यादा बार भी करी जा सकती है आपकी फिजियोलॉजी को समझने के लिए। इसके बाद दूसरा जो टेस्ट है जो हर कपल में कंपल्सरीली हम करते हैं वो है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस यानी वीर्य की जांच। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे आप जरूर देख सकते हैं। सीमेन एनालिसिस हम इसीलिए हर कपल में करते हैं क्योंकि वीर्य की जांच जो है वो एकमात्र जांच है अधिकतर केसेस में जो पुरुष की होगी। यदि हम ये शुरुआती जांच में ही चूक कर गए तो आगे का जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं होगा। कई बार हस्बैंड्स कहते हैं कि मेरी जांच बाहर हो चुकी है, क्या ये जांच नहीं चलेगी? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानक हैं, WHO 2020 क्राइटेरिया के अनुसार आपका सीमेन एनालिसिस होना चाहिए। अधिकतर जो लैब्स हैं, जो साधारण लैब्स हैं, वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती और इसीलिए यदि आपकी कई बार भी बाहर सीमेन एनालिसिस हो चुका हो, फिर भी हमारे क्लिनिक में हम एक बार शुरुआत में करना आवश्यक समझते हैं। अब आते हैं ब्लड टेस्ट की तरफ। कई कपल्स बहुत परेशान रहते हैं कि हमारी सारी जांचें हो चुकी हैं, हमने हेल्थ चेकअप कराया है, क्या ये जांचें फिर से करनी पड़ेंगी? क्या ये बहुत सारी होंगी? क्या ये बहुत महंगी होंगी? तो हमारे क्लिनिक में हम एक बहुत ही टेलर्ड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं जांचों के लिए। हर महिला की रूबेला इम्यूनिटी की जांच हम जरूर करते हैं क्योंकि आपको पता है कि रूबेला एक टेराटोजेनिक वायरस है। यदि कोई इम्यून नहीं है रूबेला के लिए और उससे प्रेगनेंसी में रूबेला होता है तो होने वाले बच्चे में अंधापन, बहरापन, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो रूबेला के लिए इम्यूनिटी हम हर मरीज का चेक करते हैं। यदि आप इम्यून नहीं है तो भी आपको एक टीका लग सकता है और इससे आप 100% इम्यून हो जाएंगी और गर्भधारण कर सकती हैं। दूसरा एक जांच जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है TSH और प्रोलैक्टिन का लेवल। थायराइड जो हार्मोन है ये न केवल नियमित ओव्यूलेशन के लिए परंतु हमारे पूरे शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के लिए की हार्मोन है। TSH यदि बॉर्डर लाइन भी बढ़ा हुआ है तो भी वो आपकी फर्टिलिटी और आपके होने वाले बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पे असर डाल सकता है। TSH अब महंगी जांच नहीं रही, 100-150 रुपए में हो जाती है। तो अमूमन हर महिला का हमारे क्लिनिक में हम थायराइड और प्रोलैक्टिन दोनों जांचें करते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट जो सब महिलाओं के किए जाते हैं वो है हीमोग्लोबिन और वायरल मार्कर्स, क्योंकि डेफिनेटली जब हम प्रेगनेंसी लेना चाहते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। हमारे अंदर किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन यदि हो तो उसके अनुसार फर्टिलिटी ट्रीटमेंट टेलर किया जाता है। साथ ही साथ अधिकतर महिलाओं में हम आजकल AMH टेस्ट भी करना प्रेफर करते हैं। AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये हमें एक अंदाजा देता है कि आपके ओवरी में कितने फॉलिकल्स हैं और उसके अनुसार जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। AMH का जो स्तर है ये डायरेक्टली नहीं बताता कि आपकी फर्टिलिटी कितनी है, परंतु कहीं ना कहीं हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि कितना समय है हमारे पास, या जब हम आपको इंजेक्शन या ट्रीटमेंट देंगे तो बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे होगा। यानी AMH जो है ये हमारा ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट करता है। तो अब मैं यदि समराइज करूं तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, सीमेन एनालिसिस, महिला के लिए रूबेला IgG, TSH, प्रोलैक्टिन, वायरल मार्कर और CBC, ये सारी जांचें हम ऑलमोस्ट हर कपल में कराते हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये जांचें कम ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ केसेस में FSH, LH, ईस्ट्रोजन, कुछ केसेस में टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी एस्टिमेशन किया जाता है, परंतु वो उस कपल की स्पेसिफिक स्थिति को देख के किया जाता है। ऑलमोस्ट हर केस में ये सारी रिपोर्ट्स एक दिन में आ जाती हैं और हम वन स्टॉप अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक ही सिटिंग में हम शाम तक कंक्लूजन देने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आपका केस क्या ओव्यूलेशन के कारण इनफर्टिलिटी का है या ट्यूबल के कारण है या इसके अंदर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। इन जांचों के बाद आपका प्लान डिसाइड होता है। क्या हम आपका लैप्रोस्कोपी करके ट्यूब्स को ओपन करेंगे, क्या आपको दवाइयाँ या इंजेक्शन से ओव्यूलेशन की टैबलेट्स दी जाएंगी, या फिर शुक्राणु को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शंस दिए जाएंगे। प्लान के बाद में आप सीधे ट्रीटमेंट पे पहुंच सकते हैं। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये जांचें बहुत लंबी होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, हर डॉक्टर नए सिरे से ये जांचें कराएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।